देखो बेटा, ये पी ब्लॉक जो है इसमें सबसे पहला स्टार्ट होता है ग्रुप 13। सही है। तुम्हारे पास ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18, टोटल मिलाकर के ये ग्रुप है। ये जो ग्रुप 13 है इसका नाम होता है बोरोन फैमिली, जिसमें आने वाले मेंबर होते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। सही है। इस पूरे 13 ग्रुप का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, यानी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं NH2 NP3। क्या होते हैं? जैसे कोई भी एक मेंबर पकड़ लो, मान लो कि तुमने पकड़ लिया बोरॉन, सॉरी NH2 NP1। मान लो कि तुमने बोरॉन पकड़ लिया, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5। कन्फिगरेशन करोगे तो क्या आएगा? 2,3। बात आ गई समझ में? तो वैलेंस शेल में टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन तो s ऑर्बिटल में चले जाएंगे, बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में चला जाएगा। कन्फिगरेशन कितना हो गया? NH2 NP1। समझ में आ गई नहीं आ गई बात? अब s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2। और p में कितने हैं? 1। तो p में है 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के। सही है। अब अकेले अकेला ये p का जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, अगर यही बॉन्डिंग में चला जाए, इन्वॉल्व हो जाए, तो ऑक्सीजन स्टेट कौन सी आएगी? +1। सही है। लेकिन अगर p के साथ अंदर के s के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए, तो s का इलेक्ट्रॉन भी इधर जम करके इधर पहुंचा दो, तो अब कितने अनपेयर्ड हो गए? 3। अब कितने अनपेयर्ड हो गए? 3 हो गए टोटल। तो स्टेट कौन सी आ जाएगी? यानी कि ये जो 13 ग्रुप है ना, इसमें दो तरह की स्टेट मिलेगी, +3 और +1। +3 और ये दो तरह की स्टेट मिलेगी। सही है। इन दोनों तरह की स्टेट में से हायर ऑक्सीजन स्टेट कौन सी है? +3। लोअर कौन सी है? डाउन द ग्रुप आने पर हायर ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती जाती है, लोअर की बढ़ती जाती है। डाउन द ग्रुप आने पर हायर की स्टेबिलिटी कम होती जाती है, लोअर की बढ़ती जाती है। यानी कि थेलियम जो है ना, कभी भी +3 में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये हमेशा, बात आ गई समझ में? और बोरोन जो है ना, ये कभी भी +1 में एग्जिस्ट नहीं करेगा, किस में एग्जिस्ट कर जाएगा? ऐसे ही एल्यूमिनियम क्या बनाता है? Al+3 बनाता है। कभी भी सुना है एल्यूमिनियम Al+ बनाता है? बात आ गई समझ में? डाउन द ग्रुप आने पर हायर ऑक्सीजन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो कम होती जाती है और लोअर की बढ़ती जाती है। इसी का नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसी का क्या नाम है? क्या नाम है? समझ में आ गया? कहाँ से शुरू होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट? 13वें ग्रुप से। समझ में आ गई बात? 13 ग्रुप से स्टार्ट हो जाता है। 13 में मिल गया तो ऑब्वियस ही बात है 14 में भी आएगा, 15 में भी आएगा, 16 में भी आएगा। समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात? द इफेक्ट इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। एटॉमिक रेडियाई की बात कर लें, तो एटॉमिक रेडियाई नेचुरल बात है, डाउन द ग्रुप आने पे साइज जो होता है वो इंक्रीज करता है। इसमें भी ऐसा होता है, साइज इंक्रीज करता है। लेकिन ऐसा पाया गया है कि जो गैलियम है ना, इस गैलियम का जो साइज होता है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कम हो जाता है। गैलियम का जो साइज है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कम हो जाता है। सही है। क्यों? क्योंकि जो गैलियम है ना, उस गैलियम के अंदर डी ऑर्बिटल आ चुका होगा। और जितने भी डी वाले होते हैं ना, या एफ वाले जो होते हैं, उनके अंदर शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू काफी पुअर होती है। शील्डिंग इफेक्ट कैसा होता है? काफी पुअर। अब पुअर शील्डिंग इफेक्ट वाली बात तो तुम लोग को मैंने लेंथ एंड कॉन्ट्रेक्शन में भी समझाई। बात आ गई समझ में? जब शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है तो शील्डिंग इफेक्ट जो होता है ना, ये इन्वर्स चलता है साइज पर। किसके इन्वर्स चलता है? सॉरी, डायरेक्ट चलता है साइज पर। यानी कि शील्डिंग इफेक्ट जितना कम होगा ना, साइज उतना छोटा हो जाएगा। और शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, साइज उतना ज्यादा होगा। कितनी बात आ गई समझ में? नेचुरल बात है, साइज जो होती है ना, ये इन्वर्स चलती है आयनाइजेशन एनर्जी के। साइज जितना कम होगा, जितना ज्यादा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। और साइज अगर कम हो जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी अपने आप ही बढ़ जाएगी। अब डाउन द ग्रुप आने पे साइज का ऑर्डर यही तो लगाया था। सही है। यानी कि सबसे बड़ा जो साइज था वो किसका था? सबसे बड़ा साइज किसका था? नीचे वाले मेंबर का। सबसे छोटा साइज किसका था? सबसे ऊपर वाले मेंबर का। और साइज के इनवर्स कौन होता है? आयनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? सबसे कम किसकी होगी?
सबसे कम किसकी होगी? थेलियम की। लेकिन एक्सेप्शन ही थेलियम की आयनाइजेशन एनर्जी इंडियम से ज्यादा निकलती है। बात आ गई समझ में? ऐसे ही गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा निकलती है। क्यों? क्योंकि गैलियम और थेलियम के अंदर डी और एफ ऑर्बिटल की फिलिंग हो चुकी होती है, इनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, और जिनमें शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बाहर से एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। तो नेचुरल बात है आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? बात आ गई समझ में? अगला करेक्टर किसका है? ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने ऑक्सीजन स्टेट के अंदर कितने नाम लिए थे? दो। एक +1 और एक +3। सही है। इसका रीजन समझाया था। क्या रीजन समझाया था? इनर्ट पेयर इफेक्ट। मतलब आगे समझ में? नीचे के मेंबर के अंदर हायर स्टेट की स्टेबिलिटी कम होगी, लोअर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। समझ में आ गई बात? बात करते हैं नेचर ऑफ कंपाउंड्स की। सही है। जो एलिमेंट साइज में सबसे छोटा है, नेचुरल बात है उसकी आयनेशन ही ज्यादा है। आयनेशन ही ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे नहीं पाएगा, तो आयंस बना लेगा क्या? नहीं बना पाएगा। और जब आयंस नहीं बनेंगे तो जो कंपाउंड होगा वो आयनिक तो होगा नहीं, कैसा होगा? कोवलेंट। इसलिए बोरॉन के ज्यादातर कंपाउंड कैसे होते हैं? जबकि एल्यूमिनियम तो आसानी से अपना एल्यूमिनियम आयन बना लेता है ना। जब आयन बना लेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसके ज्यादातर कंपाउंड कैसे होंगे? आयनिक होंगे। क्योंकि एल्यूमिनियम का साइज भी बड़ा है और इसके पास खाली पड़े डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम जो होता है ना, ये आयनिक और कोवेलेंट दोनों तरह के कंपाउंड बना लेता है। आयनिक भी बना लेता है और कोवेलेंट भी बना लेता है। इतनी बात आ गई समझ में? जैसे कि AlCl3 आयनिक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड आयनिक है, लेकिन इसका तुमने अगर डाइमर बना लिया ना, Al2Cl6, क्या बना लिया? डाइमर। क्योंकि इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ये जो डाइमर है ना, ये कैसा होता है? कोवेलेंट। कैसा होता है? तो एल्यूमिनियम दोनों ही काम कर सकता है, आयनिक भी बना सकता है और कोवेलेंट भी बना सकता है। अगर कोई आयनिक कंपाउंड कोवेलेंट करेक्टर भी शो कर रहा है ना, तो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? समझ में आ गई नहीं आ गई बात? उसके बाद अगला करेक्टर क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। सही है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो होता है ना, वो आयनाइजेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है। तो जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो बोरॉन सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ या नहीं हुआ? ये थी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। 13 ग्रुप की स्टार्ट होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो 13 ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहला करेक्टर क्या है? इस ग्रुप के हाइड्राइड। इस ग्रुप के हाइड्राइड, यानी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बोरॉन का हाइड्राइड क्या कहलाएगा? BH3। एल्यूमिनियम का हाइड्राइड क्या कहलाएगा? गैलियम का हाइड्राइड क्या कहलाएगा? समझ में आ गई बात? तो ये हो गए इस ग्रुप के सारे हाइड्राइड्स। अब इस ग्रुप के सारे हाइड्राइड के अंदर जो बोरॉन है ना, इसका जो हाइड्राइड है, इस बोरॉन का हाइड्राइड जो होता है वो या तो निडल शेप होगा। सही है। कैसा होगा? या फिर फ्लैट क्रिस्टल होंगे। कैसे होंगे? तो बोरॉन का जो हाइड्राइड है ना, उसको बोरेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोरॉन के हाइड्राइड को क्या नाम दिया जाता है? सही है। ये दो तरह के बोरेन्स होते हैं, एक तो निडो बोरेन और दूसरे अराकनो बोरेन। कितने तरह के होते हैं ये? दो तरीके के होते हैं, एक तो निडल शेप वाले, सही है, एक फ्लैट क्रिस्टल वाले। समझ में आ गई बात? दोनों तरह के बोरेन्स का जनरल फॉर्मूला अलग अलग होता है। निडो बोरेन का होता है BnHn+4, और अराकनो बोरेन का होता है, समझ में आ गई बात? अब इसमें ये जो पहला फॉर्मूला दिख रहा है ना BnHn+4, इस BnHn+4 के अंदर इसमें n की वैल्यू को तुम 2 कर दो तो क्या बन जाएगा? B2S6 बनेगा। क्या है ये? डाई बोरेन। क्या है ये? यानी सिंपली बोरेन। सिंपली नाम क्या लिखा हुआ है? बोरेन। क्लास में क्या लगा हुआ है? एन का मतलब एल्केन। तो ये करेक्टर किससे मैच मारेगा? नेचुरल बात है C2H6 से मैच मारेगा। C2H6 क्या होता है? इथेन। सही है। यानी कि बोरेन्स का जो करेक्टर है वो लगभग लगभग किन के सिमिलर होता है? एल्केन्स के सिमिलर होता है। यानी कार्बन के जो हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड होते हैं ना, उनमें से जो हाइड्रोकार्बन है जिसका नाम एल्केन है, उसके करेक्टर किसके सिमिलर रहते हैं? बोरेन्स के सिमिलर रहते हैं। समझ में आ गई बात? इसके अलावा
ये तो बोरेन्स की बात हो गई। अब अगर एल्यूमिनियम के हाइड्राइड की अगर बात करें ना, तो एल्यूमिनियम का जो हाइड्राइड होता है वो कैसा होता है? पॉलीमेरिक होता है। कैसा होता है? जनरल फॉर्मूला क्या होता है? AlH का होल थ्राइस इंटू N। समझ में आ गई बात? डाउन द ग्रुप आने पर हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डाउन द ग्रुप आने पर हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है? क्योंकि डाउन द ग्रुप आने पर सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा। जब सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा तो मेटल और हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है ये भी तो बढ़ जाएगी। जब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो बॉन्ड भी तो आसानी से टूट जाएगा। तो जो सबसे नीचे का मेंबर का हाइड्राइड है वो सबसे कम स्टेबल हुआ, और जो सबसे ऊपर के मेंबर का हाइड्राइड है वो सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ या नहीं हुआ? बात समझ में आ गई? अगला करेक्टर क्या है? ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स। तुमने नाम सुना होगा Al2O3 का। बिल्कुल ऐसा ही होता है, B2O3। सही है। ये होते हैं 13 ग्रुप के ऑक्साइड्स। 13 ग्रुप के ऑक्साइड्स किस कैटेगरी के बनते हैं? M2O3 टाइप के। किस टाइप के बनते हैं? M2O3 के। सही है। अब बोरॉन क्योंकि नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है? सही है। बोरॉन क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है? एसिडिक। सही है। और सबसे नीचे कौन बैठा हुआ है? थेलियम बैठा हुआ है, वो प्योर मेटल है। और मेटल के ऑक्साइड सारे कैसे होते हैं? तो तुम यही तो बोलोगे जैसे जैसे तुम डाउन द ग्रुप आओगे तो बेसिक करेक्टर क्या करेगा? ऑक्साइड का इंक्रीज करेगा, या ये कह लो कि एसिडिक नेचर जो होगा ऑक्साइड का वो डिक्रीज करेगा। एक ही तो बात हुई। अब इसमें से ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, Al2O3, ये ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, बल्कि ये दोनों काम एक साथ शो कर लेता है। ये क्या चीज होती है? एम्फोटेरिक। क्या होती है? जिसमें कि एसिडिक और बेसिक करेक्टर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गई बात? अब बोरॉन का ऑक्साइड पता चल गया कि एसिडिक है, तो नेचुरल बात है बेस के साथ ही रिएक्ट करेगा, और एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट ही तो बनाते हैं। ये जो सॉल्ट बनना है ना बोरॉन के ऑक्साइड का, इसका नाम क्या है? सोडियम मेटाबोरेट। क्या नाम है? इतनी बात आ गई समझ में? यानी कि बोरॉन का जो ऑक्साइड है और बोरॉन का जो हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट, वीकली एसिडिक। अब बोरॉन का अगर तुम हाइड्रोक्साइड बनाओगे तो बोरॉन का हाइड्रोक्साइड यही तो बनेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड भी तो ये ऐसा ही होता है। तो बोरॉन का हाइड्रोक्साइड ऐसा ही नहीं होगा, क्योंकि बोरॉन एल्यूमिनियम एक ही ग्रुप के मेंबर है। समझ में आ गई बात? अब बोरॉन का ये हाइड्रोक्साइड जो है वो एसिडिक है बेसिक है? बेसिक है। क्यों? क्योंकि क्या दिख रहा है? OH। क्या दिख रहा है? बस यही गलती है। जो हाइड्रोक्साइड ऐसे लिखा हुआ है वो एक्चुअली है कैसा? H3BO3। नाम बोरिक एसिड। नाम नाम समझ में आ गई बात? यानी बोरॉन का जो हाइड्रोक्साइड होता है ना, वो बेसिक नहीं होता, एसिडिक होता है। कैसा होता है? उस एसिड का क्या नाम है? बोरिक एसिड। किस तरह का एसिड है ये? वीक एसिड। किस तरह का एसिड है? इसलिए आई लोशन के अंदर क्या डाला जाता है? बोरिक एसिड डाला जाता है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो आंखों में कैसे डालते हैं? बात आ गई समझ में? जब कंजक्टिवाइटिस होता है आंखों के अंदर तो ट्यूब डाला जाता है, उस ट्यूब के अंदर क्या मिला होता है? बोरिक एसिड मिला होता है। क्या मिला होता है? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो आंखों में डल जाता। वीक एसिड है तभी तो आंखों में डल रहा है। क्यों? एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर। समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात? बाकी एल्यूमिनियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो मैंने बता ही दिया कैसा है? एम्फोटेरिक। अब BOH के होल थ्राइस को लिखा कैसे जाएगा? बाकी एल्यूमिनियम गैलियम के तो ऐसे ही लिखे जाएंगे, इंडियम थैलियम के ऐसे ही लिखे जाएंगे। अब सभी के आप जरा ऑक्साइड चेक कर लो, तो सबसे नीचे वाले कैसे हैं? गैलियम और एल्यूमिनियम के कैसे निकलते हैं? और बोरॉन का कैसा होता है? यानी डाउन द ग्रुप अगर आएंगे तो बेसिक वेक्टर हाइड्रोक्साइड्स का और ऑक्साइड्स का क्या करेगा? एसिडिक नेचर क्या करेगा? डिक्रीज। समझ में आ गई सारी बात? अब ये आ गए बोरॉन के इंपॉर्टेंट मिनरल्स। बोरॉन के इंपॉर्टेंट सबसे पहले का नाम बोरेक्स, दूसरा नाम टिंकल। ट्विंकल नहीं, टिंकल। सही है। फॉर्मूला Na2B4O7 डॉट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सही है। क्या चीज है ये? सिंदूर। कौन सा वाला? हनुमान जी पे चढ़ने वाला। सही है। ठीक है। अगला, अगला कोलेमेनाइट। उसके बाद इसमें से कोलेमेनाइट का फॉर्मूला याद रखना, Ca2B6O11 डॉट 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। एक बोरेक्स का नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है, Na2B4O7 डॉट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। समझ में आ गई बात?
सबसे ज्यादा बोरॉन किस में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? बोरेक्स में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सही है। ये लर्न करना पड़ेगा, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट, इसमें कुछ भी समझाने लायक नहीं है। समझ में आ गई बात? क्योंकि ये तो बनाने के तरीके हैं, ये तो याद ही करने पड़ेंगे कि बनेगा कैसे। क्या बन गया? B2O3। सही है। लेकिन तुम्हें क्या चाहिए था? बोरॉन। अब आखिरी स्टेप समझ लो। एक बार जब ये B2O3 बन जाएगा, तो इस B2O3 में से बोरॉन को बाहर निकालने के लिए ना रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? Reducing. अब यही क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन भी तो हो सकता था। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन भी तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पे कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। कौन है? मैग्नीशियम रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि बोरॉन में से ऑक्सीजन को रिड्यूस कराने के लिए जरूरत पड़ती है किसी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की। इतनी बात आ गई नहीं आ गई समझ में? ठीक है। दूसरा तरीका क्या है इस इस बोरॉन के ऑक्साइड में से बोरॉन को बाहर निकालने का? तो आखिरी तरीका है, क्योंकि बोरॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो है ही है, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को अगर उसके ऑक्साइड में से सेपरेट करना हो ना, तो उसका केवल एक ही तरीका है, क्या करा दें उसके Electrolysis. उसके मोल्टेन सॉल्ट की क्या करा दें? इलेक्ट्रोलाइसिस करा दें। लेकिन जब भी मोल्टेन सॉल्ट की इलेक्ट्रोलाइसिस कराई जाती है ना, जैसे B2O3 के मोल्टेन सॉल्ट की इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं, तो कराने के लिए ना उसके अंदर थोड़ी सी इंप्योरिटी किसकी मिलानी पड़ेगी? MgF2 की या MgCl2 की। ये इंप्योरिटी मिलानी पड़ेगी। अब ये क्वेश्चन अगर जैसे ऐसा पूछा जाता है कि वाई फलाने की इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर ये इंप्योरिटी डाली गई है, ऐसा क्यों? तो किसी भी तरह की इंप्योरिटी जब इलेक्ट्रोलाइसिस में डाली जा रही है ना पूरी केमिस्ट्री में, तो उसका एक ही काम है, मेल्टिंग पॉइंट को घटाना, कंडक्टिविटी को बढ़ाना। क्या काम बताया मैंने? मेल्टिंग पॉइंट को घटाना, कंडक्टिविटी को बढ़ाना। क्यों? अगर नहीं डाला ना, तो इस इलेक्ट्रोलाइट को उसकी फ्यूज स्टेट में लाने के लिए कितना टेम्परेचर लगभग देना पड़ जाएगा? 1100 से ऊपर डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ गई बात? इतना हाई टेम्परेचर अगर कंटेनर को दे देंगे तो कंटेनर ही पिघल जाएगा जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं। समझ में आ गई नहीं आ गई बात? इसलिए मेल्टिंग पॉइंट को गिराना पड़ेगा ना, तो गिराने के लिए क्या डाला जाएगा? बाहर से इम्प्योरिटी डाली जाएगी। इम्प्योरिटी का क्या रोल है? मेल्टिंग पॉइंट को घटाना, कंडक्टिविटी को बढ़ाना। समझ में आ गई नहीं आ गई बात? अब आ गई बोरॉन की केमिकल प्रॉपर्टीज। बोरॉन ज्यादातर जो कंपाउंड बनाएगा वो कैसे बनाएगा? क्यों बनाएगा? क्योंकि बोरॉन साइज में छोटा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा हाई। सही है। बोरॉन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? अपना ऑक्साइड। नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? अपना नाइट्राइड। क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? क्या बन गया? बोरॉन का नाइट्राइड। क्या बन गया? बोरॉन का नाइट्राइड। बात आ गई नहीं आ गई समझ में? ये जो बोरॉन का नाइट्राइड होता है ना, ये डायमंड से भी ज्यादा हार्ड होता है। दुनिया का हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कौन बोला जाता है? डायमंड। बोरॉन का नाइट्राइड अगर बन गया, तो नेचुरल तो है नहीं, ये बनाना पड़ेगा ना। तो अगर बना तो ये डायमंड से भी ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। नेचुरल नहीं, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ठीक है भाई। इसके अलावा अगर बोरॉन को HNO3 की कंसंट्रेटेड HNO3 में डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? बोरिक एसिड बन जाएगा। चारों रिएक्शन हाईली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाओ बोरॉन्स के कंपाउंड पर। तो बोरॉन के कंपाउंड के अंदर बोरॉन का हैलाइड, बोरॉन के हैलाइड का नाम, जैसे कि जैसे कि जैसे कि जैसे कि ये हो गए बोरॉन के सारे हैलाइड। हो गए नहीं हो गए? अगर मैं तुमसे क्वेश्चन कहता है कि BCl नहीं बन रहा है, BCl3 बन रहा है, आंसर बताइए क्या है? वाई बोरॉन डू नॉट फॉर्म BCl, दे फॉर्म BCl3। या वाई बोरॉन डू नॉट फॉर्म BF, दे फॉर्म BF3। वाई? Plus B1 क्योंकि BF बनाने के लिए स्टेट कौन सी आएगी, और BF3 बनाने के लिए बोरॉन पर। बोरॉन के अंदर कौन सी स्टेट स्टेबल है, कौन सी स्टेबल नहीं है? रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ में आ गई नहीं आ गई बात? तो बोरॉन क्या बनाएगा? ट्राइलाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? ये सारे ट्राइलाइड बनाएगा। ठीक है। अब ये जितने भी ट्राइलाइड बन रहे हैं ना बोरॉन के, इनमें से कोई भी एक ट्राइलाइड पकड़ के देख लो। तो मान लो कि मैंने क्या पकड़ लिया? BF3 पकड़ लिया। सही है। ये हो गया BF3। बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन, कंपाउंड का कोड 330। सही है। टोटल मिला के 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में से तीनों की तीनों बॉन्ड पेयर है, एक भी लोन पेयर नहीं है। टोटल मिलाकर के 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में से तीनों की तीनों बॉन्ड पेयर है, एक भी लोन पेयर नहीं है। कंपाउंड की स्टैंडर्ड ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। स्टैंडर्ड हाइब्रिडाइजेशन, स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल, ये तो सामने बना हुआ है। ये रहा बोरॉन, ये रहे 3 फ्लोरीन।
सही है, इतनी बात आ गई समझ में। बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? एटॉमिक नंबर 5 है तो 3 ही तो होंगे। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। 7वां इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन बोरोन के साथ शेयर कर लेगा, और फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन बोरोन के वैलेंस शेल में कितने आ पाए? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट के लिए कितने चाहिए थे? 8। बोरोन के पास कितने आए? 6। बोरोन ने कंपाउंड बनाया फिर किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। उसके बावजूद भी बोरोन के ऑक्टेट में 8 नहीं आ पाए, कितने आ पाए? कंपाउंड तो बन गया, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट, बात आ गई समझ में। ठीक है, तो इस तरह का जो कंपाउंड हो गया वो किस में आ गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड में आ गया। जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है वो किस में रख दिए जाते हैं? इसलिए बोरॉन के जितने भी हैलाइड है ना, सब के सब क्या होते हैं? क्यों? क्योंकि इनका पी ऑर्बिटल जो है ना, खाली पड़ा हुआ है। सही है। अब अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के चक्कर में एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ले लेगा किसी से भी, ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। और जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। क्या बोलते हैं? बात आ गई समझ में। यही तो है बोरॉन के सारे हलाइड्स। हर बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? और बोरॉन चाहता क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना? एक पेयर। सही है। कौन से हैलाइड का बोरॉन सबसे आसानी से एक्सेप्ट करेगा ये इलेक्ट्रॉन का पेयर? Bi3 का, Bf3 का? Bi3 का, Bf3 का? यानी सवाल ये पूछा जा रहा है सबसे बढ़िया लुईस एसिड बताओ कौन है, Bi3 Bf3? तो आंसर है सबसे बढ़िया। उसके बाद, उसके बाद सबसे घटिया। क्यों? क्योंकि लुईस के एसिड का मतलब होता है बाहरी इलेक्ट्रॉन पेयर लेना। क्या लेना? बाहर का, अपने अंदर का नहीं। सही है। बोरोन के सारे इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है? और इधर फ्लोरीन के भी काय में है, इधर बोरोन के काय में है, क्लोरीन के काय में है, बोरोन के काय में है, और ब्रोमीन के उसका। सही है। यहाँ एनर्जी का गैप आ गया, यहाँ बहुत ज्यादा आ गया, यहाँ और भी ज्यादा आ गया। यहाँ एनर्जी एक ही लेवल पर लगी हुई है। तो फ्लोरीन के पास जो फालतू के इलेक्ट्रॉन के पेयर पड़े हुए हैं उनको फ्लोरीन क्या करेगा? बोरॉन को दे देगा? नहीं दे देगा, क्योंकि एक ही लेवल पे बैठे हुए हैं दोनों। तो जो बोरॉन बाहर से इलेक्ट्रॉन का पेयर लेता है उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपना खुद का फ्लोरीन इसे दे देगा। अपना खुद का फ्लोरीन इसे दे देगा, तो इसके लुईस का एसिड कट्टर गिर जाएगा, क्योंकि लुईस का एसिड कट्टर का मतलब होता है बाहर से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना, बाहर से। और ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इसने बाहर से कहा एक्सेप्ट किया? अपने ही मॉलिक्यूल में से एक्सेप्ट कर लिया। बात आ गई समझ में। क्लियर हो गया। इसी चीज को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बात आ गई समझ में। बैक बॉन्डिंग का करेक्टर किस में आता है? 13 ग्रुप में ही आता है। किस में देखने को मिलता है? बोरॉन के हैलाइड्स में। किस में देखने को मिलता है? और बैक बॉन्डिंग की वजह से लुईस का एसिड करेक्टर क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। समझ में आ गई नहीं आ गई बात? यहाँ पर बोरॉन के हैलाइड्स बनाने के तरीके दिए हुए हैं। सबसे नीचे यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास एसिडिक नेचर ऑफ लुईस एसिड्स। सही है। यही तो ऑर्डर आपको बताया था, रीजन बताया था। क्या? पूरा नाम पी पाई बैक बॉन्डिंग। पूरा नाम पी पाई बैक बॉन्डिंग। समझ में आ गई बात? तो बोरॉन का हैलाइड तो हो गया। बोरॉन का अगला कंपाउंड फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला। समझ में आ गई बात? ये लिख दे, ये लिख दे, ये लिख दे, एक ही बात हो रही है किसकी? बोरिक एसिड की। अब इस बोरिक एसिड को बनाएंगे किससे? तो बोरिक एसिड को सबसे आसानी से बनाया जा सकता है बोरेक्स से। किससे बनाया जा सकता है? हाईली इंपॉर्टेंट है। सही है। बोरेक्स Na2B4O7 एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दो, क्या तैयार हो जाएगी? बोरिक एसिड। लर्न करना पड़ेगा। दूसरा तरीका बनाने का बोरॉन के कंपाउंड्स को, यानी कि बोरिक एसिड बनाने का जो दूसरा तरीका है वो है बोरॉन के नाइट्राइड की हाइड्रोलाइसिस। क्या तैयार कर देगा? बोरिक एसिड। बोरिक एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है? तो इस बोरिक एसिड के अंदर बोरॉन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, वो sp2 होती है। क्योंकि इसमें BO3 की कैसी यूनिट लगी हुई है? प्लानर। कैसी यूनिट लगी हुई है? ये जो बोरिक एसिड होता है ना, मैंने पहले ही बता दिया था कि ये किस में आता है? एक वीक एसिड में आता है। किस में आता है? वीक एसिड में आता है। इस H3BO3 के अंदर और H2SO4 के अंदर, ये दोनों ही एसिड है। H2SO4 कितने एचाइन देगा? सब जानते हो भैया, 2 एचाइन देगा।
क्योंकि दो ही तो एच दिख रहे हैं तुमको। SeBO3 कितने एचाइन देगा? आंसर है एक ही एचाइन देगा। आंसर है, और वो भी आंसर गलत हो गया, एचाइन तो देगा ही नहीं। एचाइन तो देगा ही नहीं। इतनी बात आ गई समझ में? इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर जो नंबर दिखता है ना, जरूरी नहीं है कि हर बार एचाइन का नंबर उतना ही हो। सही है? ये जो बोरिक एसिड होता है ना, ये वीक मोनो बेसिक एसिड है। कैसा एसिड है? ये कोई एच आयन देने वाला एसिड नहीं है। इट इज डज नॉट अ प्रोटॉन डोनर एसिड। ये कोई एच आयन देने वाला एसिड नहीं है। ये कौन है? ये तो लुईस एसिड है। ये तो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करता है। किससे एक्सेप्ट करता है? हाइड्रोक्साइल आयन। जो H3BO3 है उसको मैं ऐसे लिख लूं। अब अगर मैं इसको पानी में डाल दूं तो ये बात तो तुम भी जानते हो ना, पानी गाय में टूटेगा, एच आयन और ये OH आयन अगर ये BOH का होल थ्राइस एक्सेप्ट कर ले तो क्या बना लेगा? BOH का होल 4 नेगेटिव। बदले में क्या रह गया? पानी का। इस पानी के एच आयन की वजह से सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? लेकिन एच आयन कितना है? एक ही तो है। लेकिन क्या ये एच आयन BOH के होल थ्राइस में से आया है? ये तो पानी का एच आयन है ना। तो इसलिए क्या हुआ? लुईस का एसिड हुआ। क्या हुआ ये? बात आ गई समझ में? हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। बोरिक एसिड जो होता है ना, ये एक वीक मोनोबेसिक एसिड होता है। ये कोई प्रोटिक एसिड नहीं होता, ये तो लुईस एसिड होता है। ये तो बल्कि पानी के OH आयन को एक्सेप्ट करता है, जिसकी वजह से सोल्यूशन में एच आयन पानी का रह जाता है, सोल्यूशन एसिडिक हो जाता है। समझ में आ गई नहीं आ गई बात? अब होता तो एसिड ही है, तो नेचुरल बात है बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सॉल्ट और वाटर बनाएगा नहीं बनाएगा? बनाएगा नहीं बनाएगा? अब इसका ये जो सॉल्ट बन रहा है ना, सही है, सोडियम मेटाबोरेट, अगर हमने इसे हीट कर दिया तो हीट करते 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 ये एक चीज बना के देता है, जिसका क्या नाम होता है फाइनली? B2O3। इस B2O3 की क्या बन जाती है? दाने बन जाते हैं। दानों को क्या बोलते हैं? बीड्स। क्या बोलते हैं? ये जो बीड्स है ना, ये बीड्स अगर कॉपर आयन के साथ, निकल आयन के साथ, Fe+2 आयन के साथ कांटेक्ट में आ जाए, तो इनके साथ कांटेक्ट में आकर के जो ऑक्साइड बनता है ना इन मेटल्स का, उन सबका अपना एक कलर होता है, उन सबका अपना। और ये जो कलर वाला टेस्ट है ना, इसको बोलते हैं बीड बोरेक्स टेस्ट। क्या बोलते हैं? बीड बोरेक्स टेस्ट। ये बीड बोरेक्स टेस्ट किसके लिए होता है? हैवी मेटल आयंस को डिटेक्ट करने के लिए। हैवी मेटल आयंस को डिटेक्ट करने के लिए। बात आ गई समझ में? उसके बाद अगला कंपाउंड है तुम्हारे पास बोरेक्स Na2B4O7 डॉट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसका फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला खोलना पड़ता है। ये होता है इसका पूरा फॉर्मूला, खोल करके। सही है? टोटल बाहर कितने वाटर दिख रहे हैं? 10। लेकिन एक्चुअल में होते कितने हैं? बचा हुआ 2 वाटर कहाँ चला जाता है? क्रिस्टल के अंदर कहाँ चला जाता है? यानी टोटल 10 में से कितने वाटर हाइड्रेट फॉर्म में होते हैं? 8 होते हैं। समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात? ये हो गया Na2B4O7 का स्ट्रक्चर, जो कि याद रखना है। क्या पूछा जाता है कि बताइए कितने BOB बॉन्ड है? कितने? एक BOB ये रहा, दूसरा BOB ये रहा, तीसरा BOB ये रहा, चौथा BOB ये रहा, और पांचवा BOB बीच में है। टोटल कितने BOB बॉन्ड है? 5 BOB बॉन्ड है। समझ में आ गई नहीं आ गई बात? अब ये सब पूछा जाएगा तो नेचुरल बात है, स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। ठीक है? बाकी प्रॉपर्टीज के अंदर अगर बात करें तो ये जो Na2B4O7 है, इसको पानी में डालते ही सोल्यूशन कैसा हो जाता है? अल्कलाइन। कैसा हो जाता है? उसके अलावा ये टेस्ट मैंने बता ही दिया नाम। किसके लिए होता है? ट्रांजिशन मेटल्स को डिटेक्ट करने के लिए। क्या बना कर देते हैं इसके अंदर? कलर्ड मेटाबोरेट। कलर्ड मेटाबोरेट। अलग अलग मेटल का कलर्ड अलग अलग होता है। ठीक है? अगला कंपाउंड है तुम्हारे पास B2S6। C2S6 के सिमिलर हुआ। जब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है तो B2S6 में बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? अब अगर पूछा जाता है H3BO3 के अंदर बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन क्या बताई थी? और B2S6 के अंदर बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन। इस B2S6 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ ऐसा। इस B2S6 के स्ट्रक्चर में क्या मिल जाता है तुमको? बनाना बॉन्ड। क्या मिल जाता है? बनाना बॉन्ड। इस बनाना बॉन्ड के अंदर टोटल लगे कितने सेंटर हैं? 3। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। कितने इलेक्ट्रॉन है? तो ये जो बनाना बॉन्ड होता है वो कितने सेंटर कितने इलेक्ट्रॉन का होता है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड होता है। कितने सेंटर कितने इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड होता है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड होता है। नाम क्या है इस बॉन्ड का? बनाना बॉन्ड। किसमें मिलता है ये? B2S6 के अंदर मिलता है। अब इस B2S6 को बनाने का तरीका क्या है? तो ये तो लर्न करने पड़ेंगे।
कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और BCl3 की रिडक्शन करा दी जाए। इसके अलावा B2S6 की प्रॉपर्टीज क्या है, तो ये B2S6 की यहाँ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, ठीक है, ये लर्न करनी पड़ेंगी। अब इन सभी प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है ना, वो कौन सी वाली है, तो वो ये वाली है। इसमें B2S6 अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये B2S6 जैसे ही अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो इसका 2 मोल इसके 6 मोल के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना के दे रहा है B3N3H6। क्या बना के दे रहा है? B3N3। क्या बना के दे रहा है? B3N3H6। ये कंपाउंड जो बन रहा है ना, इस कंपाउंड को बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या बोलते हैं? क्योंकि अगर B3 और C3 को रिप्लेस कर देंगे C6 से, 6 कार्बन से, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? CCH6। ये किसका स्ट्रक्चर होता है? बात आ गई नहीं आ गई समझ में? तो ये जो डाइबोरेन है, अगर अमोनिया के साथ हाई टेम्परेचर पे हीट कर दिया जाए तो ये बना के क्या देता है? B3N3H6 बना के देता है, जिसको क्या बोला जाता है? बोराजीन बोला जाता है, बेराजोल बोला जाता है। उसी का नाम क्या है? इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये दिया हुआ है इसका बेराजोल का या इनऑर्गेनिक बेंजीन का स्ट्रक्चर। समझ में आ गई नहीं आ गई बात? टोटल मिला के कितने पाई बॉन्ड? 3 पाई बॉन्ड। टोटल मिला के कितने पाई बॉन्ड? 3 पाई बॉन्ड। सही है, ये खत्म हो गया बोरॉन के बारे में। उसके बाद आता है हमारे पास एल्यूमिनियम से रिलेटेड। तो एल्यूमिनियम से रिलेटेड जो है वो केवल एक ही बात पूछी जाती है, वो है एल्यूमिनियम से रिलेटेड एलम्स का। एलम्स यानी कि हिंदी में आप इसे बोल सकते हैं फिटकरी। सही है, जिसका आपको याद रखना है जनरल फॉर्मूला ये वाला, M2SO4 M-2SO4 का होल साइज 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसमें कितने तरह के मेटल हैं? 2 तरह के मेटल हैं, एक का नाम M है और दूसरे का नाम M- है। सही है, जो मेटल M होता है ना, वो हमेशा मोनोवेलेंट होता है, जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, अमोनियम आयन। और जो M- होता है वो इसके अंदर होता है एक ट्राइवेलेंट आयन। कौन होता है? वो कुछ भी हो सकता है इनमें से, Fe+3, Cr+2, Cr+3, Al+3। बता भाई समझ में? इन सभी एलम में से सबसे कॉमन एलम होता है पोटाश एलम। कौन सा एलम? पोटाश एलम। इस पोटाश एलम के अंदर बस जो ये वाला एम है उसको के से रिप्रेजेंट कर दो तो बन जाएगा K2SO4। इस वाले M- को Al से रिप्रेजेंट कर दो तो बन जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर हर बच्चे को ये मैं लिखवाता हूँ। ये पहला मेरा एग्जाम्पल ही यही है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, पोटाश एलम। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये किस में आता है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में, डबल सॉल्ट में? आंसर है डबल सॉल्ट में आता है। क्या पहचान है डबल सॉल्ट की? अगर पानी में डालेंगे तो सारे आयंस दे देगा। अगर पानी में डालेंगे तो सारे आयंस के टेस्ट दे देगा। यानी कि इसको अगर जैसे ही आप पानी में डालोगे तो पोटेशियम आयन भी मिल जाएगा, एल्यूमिनियम आयन भी मिल जाएगा, सल्फेट आयन भी मिल जाएगा, सारे आयन के टेस्ट मिल जाएंगे। बात आ गई नहीं आ गई समझ में? नेक्स्ट स्टार्ट होता है हमारे पास 13 ग्रुप के बाद 14 ग्रुप। 14 ग्रुप के अंदर आने वाले मेंबर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इसमें से कार्बन नॉन मेटल है, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर में आता है, सिलिकॉन भी सेमीकंडक्टर के अंदर आता है, टिन और लेड दोनों प्योर मेटल्स हैं। समझ में आ गई बात? इससे पहले वाले ग्रुप में चल रहा था NH2NP3, सॉरी NH2NP1, और अब इसमें हो जाएगा NH2NP2। यानी पी में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे? एक और बढ़ जाएगा। टोटल मिला के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 हो गए। अब अगर केवल पी के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो कौन सी स्टेट आएगी? और अगर पी के साथ अंदर के NS के भी दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाएंगे तो कौन सी स्टेट आ जाएगी? टोटल मिला के कितना हो गया? अब इन दोनों में से हायर स्टेट कौन सी है, लोअर कौन सी है? तो डाउन द ग्रुप आने पर हायर स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, लोअर की इंक्रीज करेगी। तो नीचे वाले मेंबर में क्या देखने को मिलेगा और ऊपर वाले मेंबर में क्या देखने को मिलेगा? अब अगर सवाल ये पूछा जाता है कि PbCl2 और PbCl4 में से PbCl4 नहीं बनता, PbCl2 बन जाता है, क्या आंसर है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या आंसर है? बात आ गई समझ में? क्वेश्चन पूछा जाता है Pb+4 आसानी से Pb+2 में कन्वर्ट हो जाएगा या Pb+2 आसानी से Pb+4 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या आंसर लिखेंगे? ऐसा हो जाएगा। इसलिए Pb+4 जो हुआ वो क्या हुआ? बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हुआ? बढ़िया, क्योंकि सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराएगा तो बदले में अपने आप को क्या कराएगा? रिड्यूस कराएगा, नहीं कराएगा? ये बात आ रही है नहीं आ रही है समझ में? जनरल कैरेक्टर, डाउन द ग्रुप आने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज, आयनिक एनर्जी डाउन द ग्रुप आने पर डिक्रीज, क्योंकि नीचे कौन बैठा हुआ है? मेटल। क्योंकि लेड के अंदर इन क्या नाम है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट भी लग जाता है, जिसकी वजह से लेड की आयनिक एनर्जी स्लाइटली ज्यादा होती है किसके कंपैरेटिव? टिन के कंपैरेटिव। 2 तरह की ऑक्सीजन स्टेट याद रखनी है, कौन कौन सी? एक +2 और एक +4। ग्रुप 14 का मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट कौन सा है?
+4, लेकिन नीचे के मेंबर में क्या देखने को मिलेगा, केवल +2। इस ग्रुप के अंदर ही स्टार्ट होती है एक नई चीज जिसका क्या नाम है, कैटिनेशन। क्या नाम है, अपने आप से अपने आप को जोड़ने की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है। और डाउन द ग्रुप आते ही ये कैटिनेशन की टेंडेंसी हमेशा क्या करती है, डिक्रीज करती है। सबसे बढ़िया कैटिनेशन किसमें देखने को मिलता है, उसके बाद, क्योंकि सीसी बॉन्ड एसआई बॉन्ड के कंपैरेटिव ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, तो कैटिनेशन आसानी से करेंगे। समझ में आ गई बात। उसके बाद इस ग्रुप के मेंबर के अंदर देखने को मिलती है एलोट्रॉपी। तो कार्बन के स्पेशलाइज एलोट्रॉप जो है वो है डायमंड और ग्रेफाइट। एक इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है और एक इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। इतनी बात आ गई समझ में। अब ये जो ग्रेफाइट होता है ना, ये ग्रेफाइट स्लिपरी होता है। कार्बन हार्ड होता है और ग्रेफाइट कैसा होता है, स्लिपरी होता है। रीजन, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर जो हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो काफी वीक होती है, जिसकी वजह से लेयर एक के ऊपर एक स्लिप कर जाती है और ग्रेफाइट कैसी हो जाती है, स्लिपरी हो जाती है। समझ में आ गई बात। कार्बन अपने ग्रुप का पहला मेंबर है, सिलिकॉन दूसरा मेंबर है। कार्बन अपने ग्रुप का पहला मेंबर है, सिलिकॉन दूसरा मेंबर है। जो कार्बन है वो केवल और केवल इन्वॉल्व करेगा पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, क्या बनाएगा। जबकि सिलिकॉन साइज में बड़ा है, डी ऑर्बिटल लग चुका है, जिसकी वजह से सिलिकॉन बनाएगा डी पाई मल्टीपल बॉन्ड, क्या बनाएगा। जबकि कार्बन साइज में छोटा है, वेकेंट डी ऑर्बिटल नाम की कोई चीज नहीं है, तो केवल और केवल क्या बनाएगा। तो कार्बन कार्बन के साथ सिंगल भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है और ट्रिपल भी बना सकता है। ये बात तो आप भी जानते हैं कि कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, किसकी वजह से, पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से। समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात। इस ग्रुप की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है, तो भैया कार्बन के लिए तो 4 ही है, कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता। सिलिकॉन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है, 6। कितनी है, बात आ गई समझ में। टिन की कितनी है, 6। टिन की कितनी है, समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात। कार्बन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है, कार्बन अपनी कोवेलेंसी को 4 की जगह 6 क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि कार्बन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। कार्बन के पास क्या नहीं है। सिलिकॉन ये काम क्यों कर सकता है, क्योंकि सिलिकॉन के पास कोवेलेंसी एक्सटेंड करने के लिए वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात। इस ग्रुप के हाइड्राइड्स के बाद अगला नंबर किसका है, हलाइड्स का। हलाइड्स सारे के सारे टेट्राहैलाइड्स होंगे। कैसे होंगे, बाय नेचर। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी जैसे जैसे साइज बढ़ेगा हेलोजन का। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी जैसे जैसे साइज बढ़ेगा हेलोजन का। इसका मतलब ये हुआ फ्लोराइड्स हाईली स्टेबल होंगे, उनसे कम स्टेबल होंगे क्लोराइड्स, उसके बाद होंगे ब्रोमाइड्स, सबसे कम स्टेबल होंगे आयोडाइड्स। टर्म आ गया हाइड्रोलाइसिस, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहेगा CCl4 वाटर के साथ कभी हाइड्रोलाइज नहीं होता, जबकि SiCl4 वाटर के साथ बड़ी आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाता है। आंसर, सिलिकॉन कार्बन के अंदर प्रेजेंट नहीं है वेकेंट डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से कार्बन अपनी कोवेलेंसी एक्सटेंड नहीं कर सकता। सिलिकॉन के अंदर प्रेजेंट होते हैं वेकेंट डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से सिलिकॉन अपनी कोवेलेंसी एक्सटेंड कर सकता है। तो सिलिकॉन आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाता है, क्या बना लेता है, SiOH का होल 4। अब ये एसिड है बेस है, एसिड है, क्या नाम है इसका, इसमें OH लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बेस नहीं है। ये कौन है, नाम क्या है, सिलिक एसिड। फॉर्मूला खोलेंगे तो बन जाएगा H4SiO4। क्या बन जाएगा, ये कितने एचाइन देगा, गलती से भी 4 मत लगा देना, जैसे कि H2SO4। बात आ गई समझ में। गलती से भी 4 H नहीं लगाना। सही है, क्योंकि कोई भी एक एसिड 4 H तो एक साथ में दे ही नहीं सकता है। समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात। इसके अलावा ऐसी अगर सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड की अगर हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो वो बना के देता है फ्लोरो सिलिसिक एसिड। समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात। कार्बन का टेट्राहेलाइड कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता, क्योंकि कार्बन के पास क्या नहीं है, लर्न कर लो इस वर्ड को। सही है, जिसकी वजह से कार्बन अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकता, अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को बढ़ा नहीं सकता। ये काम कौन कर सकता है बड़ी आसानी से, उन वो कर सकते हैं जिनके पास क्या प्रेजेंट है, अवेलेबिलिटी है इकाई की, वेकेंट डी ऑर्बिटल की। समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात। डाउन द ग्रुप आने पर डाइलाइट्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। डाउन द ग्रुप आने पर डाइलाइट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। डाइलाइट का क्या मतलब हुआ, +2 स्टेट। डाउन द ग्रुप आएंगे तो +2 स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी नहीं करेगी, किसकी वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। ग्रुप का पर्टिकुलर मेंबर नाम, कार्बन पहला कंपाउंड, कार्बन मोनोऑक्साइड पहला कंपाउंड। बनाने के तरीके दिए हुए हैं A B C के अंदर। CO की प्रॉपर्टीज दी हुई है,
फ्लेम का कलर याद रखना है, कैसा कलर होता है इसके फ्लेम के ऑक्सीडेशन का, ब्लू कलर होता है। अगर COCl2 के कांटेक्ट में आ जाए तो एक हाईली पॉइजनस गैस बना लेता है जिसका नाम फॉस्जीन। इसके अलावा ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन पर्टिकुलर मिथाइल अल्कोहल बनाने के लिए होती है, अल्कोहल के अंदर भी पढ़ाई जाती है। उसके अलावा चौथे नंबर की रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट, निकल के प्यूरिफिकेशन में इस्तेमाल होगी, इसका नाम है मॉन्ड्स प्रोसेस। क्या नाम है? मॉन्ड्स प्रोसेस, हाईली इंपॉर्टेंट, मॉन्ड्स प्रोसेस, प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल के अंदर इस्तेमाल होता है। समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात? अगला कंपाउंड है तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। सब जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करा दो, निकलने वाली गैस, जिसका काम होगा लाइम वाटर को मिल्की कर देना, जिसका काम है लाइम वाटर को मिल्की कर देना। CO2 की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? CO2 एसिड होता है, गैस बेस होता है, तो CO2 कैसी गैस है? क्योंकि कार्बन कौन है? नॉन मेटल, और नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं सारे, तो CO2 कैसी हुई? एसिडिक हुई या नहीं हुई? तो यहाँ पर CO2 की रिएक्शन इनके साथ कराई जा रही है। सही है, सिंपल सिंपल रिएक्शन सही है तो चारों, ठीक है। हैलाइड्स ऑफ कार्बन कर ही चुके हैं, कार्बन के हैलाइड्स के अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड बहुत कॉमन है, ऐसी और भी हो सकते हैं। पूछा क्या जाएगा? स्टेबिलिटी, तो मैंने पहले ही बताया था सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और सबसे कम आयोडीन, यहाँ लास्ट में आयोडीन कर लेना। सही है। इसके अलावा मिक्स हैलाइड का नाम, जैसे कि ये वाले, ये सारे क्या है? मिक्स हैलाइड, फ्रियोन्स भी बोल सकते हैं इनको। प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाए तो एज इन सच सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो यही वाली है कि ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं है? वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। सही है। अब कार्बन की एक स्पेशलाइज कैटेगरी होती है कंपाउंड के अंदर जिसका नाम होता है कार्बाइड। ये कार्बाइड तीन तरीके के होते हैं, एक होते हैं आयनिक कार्बाइड, एक होते हैं कोवलेंट कार्बाइड, एक होते हैं इंटरस्टिशियल कार्बाइड। इंटरस्टिशियल कार्बाइड कौन बनाएंगे? ट्रांजिशन मेटल बनाएंगे। कोवलेंट कार्बाइड कौन बनाएगा? सिलिकॉन बनाएगा, बोरॉन बनाएगा। ये सब कैसे कार्बाइड होते हैं? कोवेलेंट। और आयनिक कार्बाइड कौन बनाते हैं? सेकेंड ग्रुप के मेंबर या थर्टीन ग्रुप के मेंबर। तो सेकेंड ग्रुप में आता है बेरिलियम और कैल्शियम, 40 और थर्टीन ग्रुप के अंदर आता है एल्यूमिनियम। सेकेंड ग्रुप में आता है बेरिलियम और कैल्शियम, और थर्टीन ग्रुप के अंदर एल्यूमिनियम। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक से, कि एल्यूमिनियम कार्बाइड पे अगर वाटर डालें तो क्या बनेगा, तो आंसर है मीथेन बनेगा। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कैल्शियम कार्बाइड पे वाटर डाल दें तो क्या बन जाएगा, तो आंसर है इथाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बात आ गई नहीं अभी समझ में? कार्बन के दो तरह के एलोट्रॉप तो होते ही हैं। सही है। लेटेस्ट जो डिस्कवर हुआ उसका नाम बकमिंस्टर फुलरेन, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ जरूर लेना। सही है। C70 और C60 के कार्बन की बॉल्स होती हैं, रिंग्स होती हैं, जिनमें कि कार्बन का इंपॉर्टेंटली क्या पूछा जाता है? हाइब्रिडाइजेशन। ग्रेफाइट में हाइब्रिडाइजेशन, बकमिंस्टर फुलरेन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन, डायमंड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ गई नहीं आ गई बात? कार्बन खत्म हुआ, स्टार्ट हुआ सिलिकॉन। सिलिकॉन के अंदर ये नाम याद रखना है, क्या है ये? फेल्सपार। क्या नाम है? फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। और अगर मैं तुमको लिख के दे दूं तो इस नाम में और इस नाम में अंतर है, वो फेल्सपार है और वो फेल्डस्पार है। इसका फॉर्मूला होता है CaF2। समझ में आ रही है बात? सिलिकॉन के कंपाउंड्स के अंदर सिलिकॉन की सबसे पहले प्रिपरेशन है, जनरल मेथड्स है, एक भी करने की जरूरत नहीं है, पूछे नहीं जाते। सबसे इंपॉर्टेंट है सिलिकॉन के कंपाउंड्स के अंदर नाम सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मतलब है रेत, मतलब है मिट्टी। समझ में आ गई बात? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सैंड? आंसर SiO2। समझ में आ गई बात? क्या होता है स्ट्रक्चर SiO2 का? 3D नेटवर्क होता है। किसका? SiO2 का, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? SiO-Si लिंक प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? चेक करो SiO-Si लिंक है, चेक करो SiO-Si लिंक है। बात आ गई नहीं आ गई समझ में? इन सभी लिंक के अंदर सिलिकॉन जो है वो कितने ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है? 4 के साथ। तो शेप कैसी होगी? समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात? सिलिकॉन की हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक। अगला कंपाउंड कौन है? सिलिकॉन्स, सिली। SI का क्या नाम था? और ये नाम क्या लिखा हुआ है?
क्या डिफरेंस है केवल एक एस का, क्या डिफरेंस है, केवल एक एस का। एस हटते ही कंपाउंड बदल गया। क्या होते हैं सिलिकॉन, R2SI का, R2SiO का होल एन होते हैं। क्या होते हैं सिलिकॉन, R2SiO का होल एन होते हैं, जिनमें की क्या बॉन्ड प्रेजेंट होता है, SiO बॉन्ड प्रेजेंट होता है। बात आ गई समझ में। इन सिलिकॉन्स को बनाने के लिए क्या करानी पड़ती है, डाई एल्काइल डाइक्लोरोसिलेन्स की हाइड्रोलाइसिस करानी पड़ती है। नाम इंपॉर्टेंट है, डाई एल्काइल डाइक्लोरोसिलेन, यानी ये वाला कंपाउंड जो है इसकी हाइड्रोलाइसिस करानी पड़ेगी। तो ये वाला जो कंपाउंड दिया हुआ है, जैसे ही आप इसकी हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ से 2 Cl हटा देना, और हाइड्रोलाइसिस तो आप भी जानते हैं, Cl हट जाएगा, बदले में OH आ जाएगा। कितने OH आ जाएंगे, 2 OH आ गए। सही है। इस तरह के 2 मॉलिक्यूल को आपस में कंडेंस करा देना, इस तरह के 2 मॉलिक्यूल को आपस में कंडेंस करा देना, तो एक में से H चला जाएगा, दूसरे में से OH चला जाएगा, SiO का बॉन्ड आ जाएगा बीच में। बात आ गई समझ में। इस तरह की पूरी एक चेन तैयार हो जाएगी। जो चेन तैयार होगी वो पूरी चेन क्या कहलाएगी, सिलिकॉन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, चेन का मतलब क्या बनेगा, पॉलीमराइजेशन से बनने वाला प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, सिलिकॉन्स कहलाएगा। समझ में आ गई नहीं आ गई बात। इन सिलिकॉन्स की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्यों, क्या है, इन सिलिकॉन्स की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो ये कि ये सिलिकॉन्स जो होते हैं केमिकली इनर्ट होते हैं, किसके लिए, यानी आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। आसानी से ऑक्सीडाइज किसी भी तरह के ऑर्गेनिक रिएजेंट से आसानी से अटैक नहीं होते हैं। खास साथ इंपॉर्टेंटली कैसे होते हैं, और तो गाड़ियों के ऊपर कोटिंग करने के काम में भी आते हैं। आज की डेट में गाड़ियों के ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग कर दी जाती है ताकि स्क्रैच ना लगे गाड़ी पर। सही है। तो ये कोटिंग पर्पज से भी इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल मालूम है क्या है, सिलिकॉन्स का, कॉन्टेक्ट लेंस बनाने के काम में आते हैं। क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो यहाँ लगी हुई है वो कौन सी है, तो कॉन्टेक्ट लेंस जो है वो आंखों में पड़ा रहेगा तो कॉर्निया में उठा के बाहर पे नहीं फेंक देगा, क्यों, रिपल्शन शुरू हो जाएगा कॉर्निया कॉन्टेक्ट लेंस के बीच में। समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात। लेकिन ये खुद वाटर रिपेलेंट होते हैं, तो कॉर्निया के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं, सेट हो जाते हैं। समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात। लास्ट कंपाउंड नाम सिलिकेट्स। ठीक है। तो सिलिकेट्स के अंदर क्या आयंस प्रेजेंट होते हैं, SiO4 नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं। शेप कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। कितने टाइप के सिलिकेट होते हैं ये लर्न करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इस पर रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। सिलिकॉन्स की अगर बात करें तो सिलिकॉन्स के अंदर कैटेगरी होती है ऑर्थोसिलिकेट्स की, जिसमें कि ये फॉर्मूला, दूसरा पायरोसिलिकेट की फॉर्मूला, साइक्लिक सिलिकेट की फॉर्मूला, चेन सिलिकेट, शीट सिलिकेट, और आखिरी आखिरी 3D सिलिकेट। सबसे आखिरी वाला कौन है, उसी का नाम क्या है, खाओलाइट जियोलाइट। नाम सुना है, खाओलाइट जियोलाइट। सही है, याद रहेगी बात। क्या है ये जियोलाइट, कोई बता दे मुझे। बिल्कुल, दूसरा करेक्टर, दूसरा करेक्टर इस जियोलाइट का, ये वो जियोलाइट है, यानी कि वो चीजें हैं जो कि C2H5OH को कन्वर्ट किस में करके दे रहे हैं। सबसे पहली कंट्री जिसने ये काम कर डाला, नाम ब्राजील। क्या इस्तेमाल किया, ZSM5। क्या इस्तेमाल किया, ZSM5। पूरा नाम जियोलाइट सीव ऑफ मॉलिक्यूलर पेरिसिटी 5। जियोलाइट सीव ऑफ मॉलिक्यूलर पेरिसिटी 5 है क्या, ये जियोलाइट ही तो है। ये जियोलाइट वो चीज होती है जिनको बोला जाता है शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। क्या नाम दिया जाता है, यानी ये शेप को देख के चीजों को कैटलाइज करते हैं, शेप को देख करके चीजों को कैटलाइज करते हैं। होते क्या है ये, एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं। होते क्या है ये, एल्यूमिनो सिलिकेट्स। बात आ गई समझ में। यहाँ खत्म हुआ तुम्हारे पास